नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। देखिए, बायबैक ऑफर के बावजूद इंफोसिस के शेयरों को सहारा नहीं मिल रहा। आज भी इंफोसिस के शेयर में तेज बिकवाली रही। वहीं दूसरी ओर एसआर ऑयल ने रूसी कंपनी रोजनेफ्ट के साथ डील पक्की कर ली है और ये डील देश में अब तक की सबसे बड़ी डील है, सबसे बड़ा एफटीआई है। और आज पीएम मोदी यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिशन न्यू इंडिया की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 4 बजे की ये 3 बड़ी खबरें हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। विस्तार से आपको इन खबरों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात बाजार की कर लेते हैं और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन बाजार अपने ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बिकवाली बढ़ी और निफ्टी 11 अगस्त के निचले स्तरों पर पहुंच गया। इंट्राडे में निफ्टी ने 9,750 के स्तर को भी तोड़ दिया था। बाजार की गिरावट में इंफोसिस का 25 अंकों का योगदान रहा। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 266 और निफ्टी 83 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में आईटी, हेल्थ केयर, मेटल, रियल्टी, तेल गैस, ऑटो और टेलीकॉम शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। मेरे सहयोगी रजत यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। रजत, शुक्रवार को हमने कहा था इंफोसिस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद शेयर जरूर गिरेगा, लेकिन आज जो बाजार का हाल हुआ उसके पीछे और बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? तो बिल्कुल मार्केट्स पे फॉल है और अब ये वन वे फॉल हो गया है, क्योंकि अब लगातार एफआईएस की बिकवाली जो इंडियन मार्केट पे देखने को मिल रही है। अब बहाना बन गया है इंफोसिस, क्योंकि पिछले सत्र में भी 10% का फॉल था, आज के सत्र में भी 5% का फॉल, और ये तब जब बायबैक की अनाउंसमेंट हुई। उसके बावजूद इस स्टॉक पे कोई भी रिस्पाइट नहीं देखने को मिला। आज ट्रेडर्स लगातार नेगेटिव पोजीशंस बना रहे थे और दिन के निचले स्तर पे इंफोसिस बंद हुआ, साथ साथ बाजार दिन के निचले स्तर पे बंद हुआ। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओसी, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स, इन सभी स्टॉक्स में बिकवाली थी। एडवांस डिक्लाइन कंप्लीटली डिक्लाइंस के फेवर में हो गए थे, लेकिन कुछ पुल बैक ट्रेड्स थे। बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी, जिसमें एक्सिस बैंक, एमएनएम, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जहां पर ट्रेडर्स का फोकस था और तेजी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे देखने को मिली। निफ्टी पे टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स भी इस सूची में जोड़ लें आप। लेकिन दिन खत्म होते होते एकदम से बिकवाली हावी हुई और सरकारी बैंकिंग खेमा टूट गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सूची बहुत लंबी है। आज फाइनेंशियल स्टॉक्स का दिन ठीक नहीं था। ऑयल एंड गैस स्पेस जो सुबह एक्शन में था, वहीं पर ही बिकवाली शुरू हो गई ओएमसीज में। एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल टूटे। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स पे दिन के निचले स्तर की क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स, नैटको फार्मा, वोकहार्ट, डॉक्टर रेड्डीज, अजंता फार्मा, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर कंप्लीटली नेगेटिव बायस देखने को मिल रहा था। ऐसी मार्केट पे बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी ट्रेडर्स की, जिसमें मन्नापुरम बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए आज। एसआर शिपिंग तो न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट था ही। वी मार्ट और साथ साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज, काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा देखने को मिल रही थी। ठीक है रजत, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस 36 साल के इतिहास में पहली बार 13,000 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक कर रही है, लेकिन इस भारी भरकम बायबैक से भी इसके शेयरों को सहारा नहीं मिला। इंफोसिस के शेयरों ने आज भी जमकर पिटाई हुई। शेयर 0.6% गिरकर बंद हुआ और सिर्फ 2 सेशन में इंफोसिस के 34,000 करोड़ साफ हो चुके हैं। इंफोसिस का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के नीचे फिसल गया और निफ्टी की 83 अंक की गिरावट में इंफोसिस की हिस्सेदारी 20 अंक रही। बिजनेस का पोल हमने किया है, उसके मुताबिक इंफोसिस का ये बायबैक एक बहुत बड़ा लीवर नहीं होगा तमाम निवेशकों के लिए। इंफोसिस में हो सकता है सोमवार को एक रिएक्शन इन 1150 रुपए के दाम के आधार पर आता हुआ दिखाई पड़े। 36 साल के इतिहास में पहली बार आया बायबैक भी इंफोसिस के शेयरों को लुढ़कने से नहीं बचा पाया, और ऐसा ही होगा ये भविष्यवाणी आपके पसंदीदा चैनल जी बिजनेस ने 2 दिन पहले ही कर दी थी। हमने शुक्रवार को ही कहा था कि इंफोसिस के शेयर 900 रुपए के नीचे जा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से बताया था कि कंपनी के शेयरों को बायबैक से कोई सहारा नहीं मिलेगा। जो जी बिजनेस का पोल हमने किया है उसके मुताबिक इंफोसिस का ये बायबैक एक बहुत बड़ा लीवर नहीं होगा तमाम निवेशकों के लिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक जरूर सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़े इंफोसिस के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा सपोर्ट इससे नहीं देखा सकता। अगर किसी भी निवेशक के पास इंफोसिस के शेयर रखे हुए हैं तो वो फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। कोई भी गिरावट आए तो खरीदारी का मौका फिलहाल ना तलाशे। जब तक बुरी खबरों का दौर चलता रहेगा इस कंपनी के साथ, तब तक आप इसमें निवेश ना करें। जैसी कोई क्लैरिटी मिले उसके हिसाब से ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इंफोसिस में हो सकता है सोमवार को एक रिएक्शन इन 1150 रुपए के दाम के आधार पर आता हुआ दिखाई पड़े। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इंफोसिस के हेड के तौर पर विशाल सिक्का का रिप्लेसमेंट मिलना कोई आसान टास्क नहीं है।
कंपनी के शेयर करीब 15% गिर गए और निवेशकों के 34,000 करोड़ रुपए डूब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रजत, इन्फोसिस में यहाँ एक तरह से कह सकते हैं शुक्रवार के बाद आज का दिन भी बहुत अच्छा नहीं रहा। 5.6% की गिरावट आज शेयर में यहाँ देखने को मिली। जो उथल पुथल कंपनी में चल रही है उसके बाद क्या ये कह सकते हैं कि जब तक नया सीईओ नहीं मिलेगा या फिर स्टेबिलिटी नहीं आएगी मैनेजमेंट के लेवल पर, तब तक निवेश ना करें इस शेयर में? बिल्कुल, कंप्लीटली अब अनसर्टेनिटी का माहौल है इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही इस स्टॉक से दूर हैं। ये हमने पहले ही बता दिया था कि इन्फोसिस पे लगातार दबाव बनता हुआ नजर आएगा और 2 दिन में 15% रकम साफ हो चुकी है। लेकिन ये जो बात है बायबैक की, देखिए बाजार इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। 1150 का जो भाव आया जिसमें कंपनी बायबैक कर रही थी, मार्केट्स को पहले फैक्टर कर चुकी है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1250 1300 तक के लेवल्स पे बायबैक निकल के आएगा। ऊपर से जो टोटल एक्सेप्टेंस रेशियो है वो लगभग 4.9% के आसपास का है। ये भी पर्याप्त नहीं समझा जा रहा है। अब खबरें भी निकल आई जो नेगेटिव थी। 3 अमेरिकन लॉ फर्म्स हो सकता है कि एक सूट फाइल कर दें कंपनी पे कुछ ट्रेडिंग के मामलों को लेकर। कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो, और जो रकम जहां पर जो निवेशकों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। ऊपर से LIC का भी अब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आ गया सोर्सेज के हवाले से कि 7% की उनकी हिस्सेदारी है और वो भी कहीं ना कहीं प्लान मांगेगी कंपनी से कि गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ प्लान है, क्या आने वाले समय के लिए कंपनी किस इस उलझन से निकलेगी कैसे। तो कंप्लीटली एक नेगेटिव बायस ट्रेडिंग हो रही है। और ऊपर से यहाँ पर जो ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स हैं, अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस देखें, CLSA, JP Morgan, नोमुरा, सभी ने ही डाउनग्रेड कर दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक को। उसके कारण बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही। ठीक है, तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं इन्फोसिस को लेकर, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो नोमुरा ने डाउनग्रेड कर दी है, करके रिड्यूस कर दी है यहाँ इन्फोसिस की रेटिंग, लक्ष्य घटाकर 875 कर दिया है और अनिश्चितता का माहौल जारी रहेगा। ग्रोथ पर भी जोखिम है, ऐसा कहना है नोमुरा का। तो रेटिंग को रिड्यूस कर दिया है यहाँ पर। देखिए, मॉर्गन स्टैनली के रुचिर शर्मा ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। क्वालिटी शेयरों में निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। उनसे खास बातचीत की जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट ने। जिस तरह से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में फ्लोज आ रहे हैं ऑल, आई मीन डिड यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट मैचिंग द वे FIIs पंप मनी इन अ मार्केट लाइक इंडिया? नो, यू नो, लाइक ये फ्लोज कहाँ से आते नहीं आते हैं इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट। पर अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें ओवरऑल, it still moves very much in line with global stock markets on a daily basis. Now, over time, India outperformed because their growth is better and the quality of companies is good. But on a daily basis, despite the domestic flows coming in, relationship is quite tight. अगर आप इंडिया का ग्राफ देखें, स्टॉक मार्केट का और ग्लोबल स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखें, तो वो काफी एक साथ मिलते जुलते हैं. It's almost matching. Exactly. Yeah. Maybe linked to the liquidity map actually. Exactly. which Yes. plays out. Yes. But at this point, at this valuation, जहाँ पे इंडियन मार्केट इस समय है, would you want to take a bet on India? देखिए, Market perspective. हाँ, मेरा ये है कि इंडिया में 30-40 कंपनी हमेशा होंगी जो अच्छी रहेंगी. हाँ, जो अच्छी रहेंगी. अब उनका वैल्यूएशन थोड़ा हाई हो गया बिकॉज ग्लोबली काफ़ी लिक्विडिटी है और सारी वैल्यूएशन हाई है आज. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगले 1-2 साल में आपको इतनी अच्छी रिटर्न नहीं मिले बिकॉज ये कंपनीज की वैल्यूएशन हाई है. पर मेरा ये मानना है कि 30-40 कंपनीज अगर आप इनके साथ 3-5 साल तक रहें तो आपका रिटर्न काफ़ी ठीक होगा, अच्छा होगा रिटर्न. सो ये मेरा मानना है बिकॉज जो इंडियन इकोनॉमी है वो अगर 5% पर भी ग्रो कर रही है, उस ग्रोथ में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उभर कर आती हैं. सो इनफैक्ट कंजम्पशन इज ड्राइविंग दिस करंट इकोनॉमी. तो कुछ ना कुछ होता रहता है दैट यू नो व्हिच ड्राइव्स द इकोनॉमी. सो आई फील दैट अगर इन क्वालिटी स्टॉक्स के साथ आप रहें अगले 3-5 साल तक तो आपको डिसेंट रिटर्न मिलेगा. राइट, बट अदरवाइज जो बाकी कंपनीज हैं उसमें देयर कुड बी बिट ऑफ फ्रॉथ एट दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. या आई थिंक दैट those are the weak companies and you know like in terms of the fact is that if you get a global correction those companies always get hammered. Exactly, always get hammered. और मिहिर भट्ट के साथ रुचि शर्मा की एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख सकते हैं शाम 4:30 बजे. बाजार में गिरावट से निवेशक परेशान है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बाजार में उतरने वालों के लिए एक मौका भी है, ये मानना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के एमडी और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल का. उनसे खास बातचीत की एकता सूरी ने.
सर अभी जो हमने बहुत ही अभी हाई देखा था मार्केट्स में, और अभी पिछले हफ्ते हमने एक डिस्ट्रैक्शन टाइप भी देखा, मार्केट लो गया। आपको क्या लगता है कि ये वजह जो ग्लोबल जिटरनेस है वो होगी, या फिर जो सेबी ने शेल कंपनीज के ऊपर कार्रवाई की सर उसका? आपकी हमारी दोनों की कहानी हो सकती है, लेकिन मतलब इट्स अ क्यूमुलेटिव थिंग, सबका इम्पैक्ट आता है। ग्लोबल करेक्शंस, सेबी का एक्शन, बायर्स, सेलर्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, फॉरेक्स मूवमेंट्स, हर चीज़ का इम्पैक्ट आता है बाजार में, और ये बहुत जरूरी। इसी यदि बाजार यदि करेक्शंस के साथ ना जाए, ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाए लाइक अ बॉन्ड, तो फिर वो इक्विटी मार्केट्स नहीं है वो नेचर है मार्केट का कि भाई इट मस्ट करेक्ट, तब जाके जैसे हार्ट यदि ब्लिप नहीं होगा तो वो मतलब इट्स अ डेड लाइन, तो जो हार्ट का ग्राफ होता है उसमें अप डाउन होता है ना, तो ऐसा बहुत जरूरी है यहाँ पर। जो हमें करेक्शन देखने को मिली आपके हिसाब से, इज इट ओवर कि आगे हमें कुछ देखने को मिल सकता है? करेक्शन तो होते रहेंगे, अभी और गिरेगा, मतलब बढ़ के गिरेगा या गिर के गिरेगा, किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है। तो we can be wrong 100% on a daily basis. Sir, FIIs have been like big sellers in August, but they're still not buying. Is this worrisome? I think this remains one major new source of concern, because FIs finally have shown their hand that at current valuations we are sellers. So you have a good demand from the mutual fund, the domestic investors, और सामने आपके FIs and new issuers. So supply बहुत build हो रहा है. DIIs, they've been buying in like big chunks. Like, is this a kind of shift, and how important is this for the stability of the market? ये तो क्या है ना कि right now clearly the backbone of the market is DI flow. So यदि मान लो foreigners बेच रहे हैं, supply भी बहुत ज़्यादा है. So out of 3 sources, supply, new supply, FI and DII. Only DI is up and rest all both are them negative. So it is very important right now, and बट ऐसा होता है कि मतलब यदि बाजार 10% 12% मालूम करेक्ट हो गया, तो मालूम पड़ा FI बहुत जोर से खरीद रहे हैं, DI बेच रहे हैं, सप्लाई इवेपोरेट हो गया, तो इट कैन बी एनीथिंग, आई मीन वो चेंज होते रहता है हमेशा। लेकिन शेयर बाजार में पैसे इसके लिए बनेंगे कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। शेयर बाजार में पैसे इसके लिए बनेंगे क्योंकि कौन सी कंपनी अच्छी कर रही है। यदि मेरी कंपनी यदि डबल इनकम करेगी, 100 करोड़ के बदले में 200 कमाएगी, चाहे कोई बेचे चाहे कोई भी खरीदे। SBI, HDFC और ICICI बैंक के बाद देना बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरें घटा दी है। देना बैंक ने 25 लाख रुपए की बचत खाता जमा पर ब्याज दर 0.5% कम कर दी है। बैंक ने सेविंग रेट 4% से घटाकर 5% किया, जबकि 25 लाख से ज्यादा जमा पर 4% ब्याज मिलता रहेगा। इससे पहले ICICI बैंक ने 50 लाख रुपए की बचत जमा पर 0.5% की कटौती की थी। बचत खातों की ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला पिछले महीने शुरू हुआ था, जब SBI ने ब्याज दरें 4% से घटाकर 3.5% कर दी थी। मैकडॉनल्ड्स के 169 रेस्टोरेंट्स पर ताला लगने का खतरा मंडराने लगा है। मैकडॉनल्ड्स ने भारत में CPRL यानी कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड के साथ करार खत्म कर दिया, जिसके बाद CPRL ने उत्तर और पूर्वी भारत में चलाए जा रहे 169 फास्ट फूड आउटलेट्स के लिए फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया है। अब नोटिस के 15 दिन के भीतर CPRL को मैकडॉनल्ड्स का ब्रांड, सिस्टम और उससे जुड़ी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बंद करना होगा। विक्रम बख्शी की अगुवाई वाली CPRL अमेरिकी रेस्टोरेंट चेन मैकडॉनल्ड्स की भारत में पार्टनर है, जिनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। एक हफ्ते पहले लोकल अथॉरिटीज से ईटिंग हाउस लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने से राजधानी दिल्ली में CPRL के 43 आउटलेट्स बंद हो गए थे। शेल और BP के बाद रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोजनेफ्ट अब भारत में अपना कारोबार कर पाएगी। एसआर ऑयल के साथ मर्जर डील पूरी हो गई है, और इस डील से दोनों कंपनियों के लिए क्या फायदा होगा, इस डील के क्या आखिर मायने हैं, देखिए रिपोर्ट। 2 साल पहले शुरू हुई रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोजनेफ्ट और भारत की एसआर ऑयल के बीच मर्जर डील पूरी हो गई है। करीब 86,000 करोड़ रुपए की यह डील कई मायनों में खास है। ये देश में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। डील से भारत में $350 करोड़ यानी करीब 23,000 करोड़ रुपए आएंगे, जिसमें से $500 करोड़ का कर्ज नए प्रमोटर को जाएगा। इस डील से मिली रकम का इस्तेमाल एसआर ग्रुप अपना कर्ज घटाने में करेगा। एसआर ग्रुप पर कुल 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें एसआर पावर पर 20,000 करोड़, एसआर ऑयल पर 27,000 करोड़ और एसआर स्टील का 44,000 करोड़ रुपए शामिल है।
इस डील के बाद ग्रुप का 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज घटेगा। एसआर अपना 50% कर्ज घटा देगी। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल बैंकों और LIC का कर्ज चुकाने में किया जाएगा। SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक का एसआर ग्रुप पर एक बड़ी रकम कर्ज के तौर पर है। ये बैंकों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। Essar Energy has concluded the landmark transaction for the sale of Essar Oil to Rosneft and a consortium led by Trafigura and UCP at an enterprise value of US $12.9 billion. The proceeds from the monetization of Essar Oil will be used to significantly reduce our group debt by rupees 70,000 crores. This is the single largest deleveraging ever undertaken in Indian corporate history. मर्जर के बाद एसआर अब माइनिंग, मिनरल, पावर जैसे नए बिजनेस पर अपना फोकस बढ़ाएगा। कंपनी ने डील प्रति शेयर पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, हालांकि जल्द ही इसका ऐलान कंपनी कर सकती है। इस डील के जरिए एसआर ऑयल में लगभग 98% हिस्सा बिका है, जिसमें लगभग 49% हिस्सा रोसनेफ्ट और 49% हिस्सा ट्रैफिग्यूरा यूनाइटेड कैप ने खरीदा है। बाकी का लगभग 2% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रहेगा। इस डील से रोसनेफ्ट को एसआर ग्रुप का 20 MTPA की वाडिनार रिफाइनरी, पोर्ट, पावर प्लांट और देश भर में मौजूद 3,500 पेट्रोल पंप मिलेंगे। इस डील से रोसनेफ्ट को भारत के बढ़ते तेल रिटेल मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका मिलेगा। एसआर का जमाया इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर बेस भी मिलेगा। रोसनेफ्ट और ट्रैफिग्यूरा से पहले शेल और BP भारत में पहले से ही तेल रिटेल मार्केट में मौजूद हैं। They come together and combine as the largest foreign investment ever made into India at $12.9 billion. In terms of geography, they are a key part of India's energy infrastructure, supporting it becoming one of the very largest economies in the world. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि एसआर ऑयल की डील से मिली रकम एसआर स्टील में नहीं डाली जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसआर स्टील के लोन को NPA घोषित किया है। ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। टाटा मोटर्स कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के CEO ने पत्रकारों से खास बातचीत में ये बात कही और कहा कि 2,500 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी यहां पर व्हीकल सेगमेंट में करेगी, जबकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि टॉप मैनेजमेंट की संख्या 14 से घटकर सिर्फ 5 होगी। कंपनी के CEO के मुताबिक नए स्ट्रक्चर से काम करने में आसानी होगी और ये भी कहा कि 2022 तक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे और नॉन कोर एसेट बिक्री पर कंपनी का फोकस होगा। गूगल अपने एंड्रॉइड का नया वर्जन एंड्रॉइड O लॉन्च करने जा रहा है। न्यूयॉर्क में भारतीय समय अनुसार आज रात 12 बजे के बाद एंड्रॉइड O लॉन्च होगा। जानकारों के मुताबिक इसे ओरियो या फिर ऑक्टोपस नाम दिया जा सकता है। एंड्रॉइड के नए वर्जन एंड्रॉइड O में बैटरी लाइफ, सेफ्टी टूल्स और पिक्चर मोड जैसे फीचर्स होंगे। नए वर्जन में बैकग्राउंड लिमिट फीचर भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि नए वर्जन में iOS के मुकाबले बेहतर इमोजी मिलेगी। इसमें यूजर्स थर्ड पार्टी कॉलिंग ऐप को भी एक्सेस कर पाएंगे। इसमें कई डिवाइस बिना इंटरनेट एक्सेस के भी एक दूसरे के वाईफाई के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। नए एंड्रॉइड में खास फीचर ये भी होगा कि नोटिफिकेशंस को चैनलाइज किया जा सकेगा, यानी हर नोटिफिकेशन को उसी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल पुरोहित को जमानत दे दी है। कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में जमानत दे दी है। कर्नल पुरोहित ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान पुरोहित ने दलील दी थी कि 9 साल बाद भी अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है।
साथ ही मकोका तहत उन पर लगे आरोप खारिज हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रोहित ने कोर्ट से कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इसी मामले में जमानत मिल चुकी है, तो उनकी जमानत का विरोध क्यों किया जा रहा है। कर्नल प्रोहित की जमानत को कांग्रेस ने एनआईए की नाकामी करार दिया है, तो बीजेपी ने कहा है कि जिसे इंसाफ मिलना था उसे जरूर मिलेगा। बेल मिलने की दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि 8 साल में अगर ट्रायल कोर्ट ने चार्ज नहीं फ्रेम किया, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंड रहा। No idea, we'll have to see the order, but we had relied on the new charge sheet by the NIA, which contradicts a lot of what has been said in the earlier charge sheets. It is being alleged that, the NIA, the chief was given extension only to ensure that he gets bail. I don't want to comment on this kind of political allegation. जो जिसको इंसाफ मिलना चाहिए वो मिलेगा। मेरे कहने से तो इंसाफ बदलने वाला नहीं है। जो मेन एक्यूज है मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा, उनको तो पहले से ही भारत सरकार क्लीन चिट दे चुकी, तो इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्षता पर प्रश्न जरूर उठता है। इससे पहले मालेगांव ब्लास्ट मामले की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी जमानत मिल चुकी है। जो जिसको इंसाफ मिलना चाहिए वो मिलेगा। मेरे कहने से तो इंसाफ बदलने वाला नहीं है। जो मेन एक्यूज है मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा, उनको तो पहले से ही भारत सरकार क्लीन चिट दे चुकी, तो इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्षता पर प्रश्न जरूर उठता है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। मालेगांव बम धमाके में 7 लोग मारे गए थे, 100 घायल हुए थे। बिहार में बाढ़ से मची तबाही के बीच अब महामारी फैलने का भी खतरा मंडराने लगा है। बिहार के 18 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं, खेतों में खड़ी फसल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी है। हजारों गांव बाढ़ में डूबे हैं। जहां नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए इंतजाम किए जाने का दावा किया है, लेकिन इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में कई जगह बाढ़ पीड़ितों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी फूट रहा है। लोग सड़कों पर धरना देने को मजबूर हो रहे हैं। बिहार में बाढ़ की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। 99% लोग पानी में दह गए हैं, डूबे हुए हैं। अभी तक कोई प्रशासन, कोई सेवा उपलब्ध नहीं हुआ है। लोग आक्रोशित हुए हैं और पूरे एनएच को जाम किए हुए हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत है, नहीं खाने को मिलता है, न आदमी को मिलता है, न माल जल को मिलता है, न रहने को बिछौना है, न ओढ़ना है, हर चीज खत्म हो गया है। बिहार ही नहीं, पूर्वी यूपी के भी 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन अब भी कई लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो रहे हैं। कई जगह अस्पतालों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। घर में हमारे तो 76 रोटी का चका। तो आपको दिक्कत हो रही है इससे? अच्छा, प्रशासन तरफ से कोई मदद मिल रही है? अरे कोई ना मदद हमारे निगाह। बिहार में अब तक 7 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला गया है। बिहार में सरकार की ओर से 1358 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। असम और पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 120 से ज्यादा टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। डोकला में जारी गतिरोध के बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने एक बार फिर युद्धाभ्यास किया। चीन की ओर से युद्धाभ्यास का करीब 5 मिनट का वीडियो जारी किया गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि युद्धाभ्यास में पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड की 10 यूनिटों ने हिस्सा लिया और इस दौरान असली युद्ध जैसे हालात में सैनिक मैदान पर उतरे। अभ्यास के दौरान टैंकों, हेलीकॉप्टर और जहाजों के जरिए टारगेट को निशाना बनाया गया। हालांकि युद्धाभ्यास किस जगह किया गया, इसका खुलासा नहीं किया गया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड के अधीन तिब्बत, सिचुआ, शिजियांग प्रांत के इलाके आते हैं। चीन के एक अखबार का दावा है कि पीएलए के इस युद्धाभ्यास का मकसद भारत को डराना है। चीन के युद्धाभ्यास के बीच भारत को अब भी चीन से शांतिपूर्ण पहल की उम्मीद है, जबकि जेडीयू का मानना है कि चीन के शक्ति प्रदर्शन के बावजूद भारतीय सेना को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आश्वस्त हूं पूरी तरह से कि निश्चित रूप से ये चीन भी अपनी तरफ से कुछ सकारात्मक पहल करेगा और शांति कायम होगी। भारत अगर उस जगह से पीछे हटता है तो भारत का उत्तर पूर्व का हिस्सा चीन के हाथ गिरवी पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए भी वह स्थिति आसान नहीं है कि वो इसके लिए सहमत हो। भारत और चीन के बीच सिक्किम के डोकलाम सेक्टर में पिछले 2 महीनों से तनातनी चल रही है।
300 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन की चुम्बी वैली से सटा हुआ है। डोकलाम भारत में सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास है। डोकलाम को ट्राई जंक्शन नाम से भी जाना जाता है। चीन की चुम्बी वैली का आखिरी शहर याटुंग है। चीन याटुंग से डोकलाम तक सड़क बनाना चाहता है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।